प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के पहले पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक के किए गए नवीन प्रवर्तनों की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने मोहम्मद बिन तुगलक के नवीन प्रवर्तनों के अंतर्गत उसके द्वारा की गई दोआबा के क्षेत्र में कर की वृद्धि के बारे में बात किया और उसके बाद उसकी राजधानी परिवर्तन के निर्णय की बात की। उसके द्वारा अगला कार्य जो किया गया वह था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में, जैसे राजधानी परिवर्तन जिस प्रकार से उसके द्वारा की गई, उससे उसको बहुत ज़्यादा आर्थिक भार पड़ा। इसी तरीके से दोआबा के कर की वृद्धि जिस साल जब की गई तो 7 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ा, जिसकी वजह से राजकोष रिक्त हुआ। इसी तरीके से खुरासान व कराची अभियान के माध्यम में भी उसका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ और उसके कारण उसके राज्य में खजाना तकरीबन खाली था और धन की आवश्यकता के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने की योजना बनाई। इल्तुतमिश के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ही दिल्ली सल्तनत का वह शासक था जिसने मुद्रा व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन किए। उसने अब विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए। दोकानी नामक एक नया सिक्का और दीनार नामक स्वर्ण मुद्राएं उसने चलाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी का 140 ग्रेन का टंका या अदली भी चलवाया था। सोने के सिक्के में सोने की मात्रा 175 ग्रेन से बढ़ाकर 200 ग्रेन कर दी गई और उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी बंद कर दिया। मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, उसका के अंतर्गत उसने चांदी के सिक्के टंके और तांबे के सिक्के जीतल को प्रचलित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा के रूप में चांदी के सिक्के के स्थान पर कांसे का सिक्का प्रचलित किया और प्रतीक मुद्रा पर अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखवाया गया। बर्नी के अनुसार क्योंकि सुल्तान विदेशी राज्यों को जीतना चाहता था, इसलिए धन चाहता था और क्योंकि उसकी उदारता और अपव्ययता के कारण खजाना खाली था, इसलिए उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने यह जो सांकेतिक मुद्रा चलाई, उसके लिए उसने चीन और ईरान में भी, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा चलाई जा चुकी थी, उन्हीं का अध्ययन करके उन्हीं के आधार पर भारत में भी उसने सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया। उस समय सोने और चांदी का अनुपातिक मूल्य उसके द्वारा निकलवाया गया। चीन में कुबलई खां ने और ईरान में गेखातू खां ने प्रतीक मुद्रा चलाई थी और कुबलई खां की जो सांकेतिक मुद्रा थी चाऊ, वो चीन में सफल रही। हालांकि ईरान में गेखातू खां की सांकेतिक मुद्रा योजना असफल रही। 1329-30 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को वैधानिक आधार देकर लागू किया और साथ में आदेश निकाला कि सभी लोग इस आदेश को स्वीकार करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना बड़ी क्रांतिकारी थी और वह राजकोष में चांदी को सुरक्षित रखना चाहता था, किंतु समस्या यह थी कि उसने योजना बनाते समय जो सरकारी नियंत्रण रखना था या मुद्रा के अंतर्गत जो एक डिज़ाइनिंग के अंदर स्पेसिफिसिटी करनी चाहिए थी, उसमें वह असफल रहा। उसकी जो सिक्के बनाने की कला थी साधारण थी। सांकेतिक मुद्रा में कोई पेचीदा डिजाइन नहीं थी और ना ही कोई सरकारी नियंत्रण था। सरकारी टकसाल थे, फिर भी सर्राफे की दुकान पर भी टकसाल का काम होता था। कहीं भी धातु देकर के सिक्के बनवाए जा सकते थे।
जिसका नतीजा ये निकला, क्योंकि सरकारी नियंत्रण नहीं है, किसी भी सर्राफे के यहाँ पर, सर्राफा करने वाले व्यक्ति के यहाँ पर सिक्के ढलवाए जा सकते थे, बनवाए जा सकते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति का घर टकसाल बन गया। जनता ने चांदी जमा करनी शुरू कर दी और प्रत्येक खरीदारी सांकेतिक मुद्रा में करनी प्रारंभ कर दी। इस प्रकार यथेष्ट चांदी प्रचलन से बाहर हो गई। भू राजस्व का भुगतान भी जाली प्रतीक मुद्रा से किया जाने लगा। खुद मुकद्दम और चौधरी शक्तिशाली और अवज्ञाकारी बन गए। मध्यवर्ती जमींदारों ने भी चांदी के सिक्के छिपा लिए और नए सिक्कों से हथियार खरीदने लगे। विदेशी व्यापारियों ने भारत में अपना माल लाना बंद कर दिया, जिससे आयात को भारी क्षति पहुंचती, क्योंकि घर घर में सिक्के ढलने लगे और राजकीय मुद्रा कौन सी है और जाली मुद्रा कौन सी है, इसके अंदर भेद करना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से सुल्तान को और राजस्व को दोनों को ही आर्थिक क्षति पहुंच रही थी, जिसकी वजह से सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा बंद कर दी और सभी तांबे के सिक्कों को असली सोने और चांदी के सिक्कों में बदलने का निर्णय लिया गया, जिसने और अधिक नुकसान मोहम्मद बिन तुगलक को पहुंचाया। क्योंकि पहले तो चांदी बचा कर के लोगों ने धातु के सिक्के बना लिए, अपने बर्तन तक गलवा दिए, और अब उन सिक्कों को वापस करना है तो उन जाली मुद्रा के एवज में उन्हें स्वर्ण और चांदी की प्राप्ति हुई। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सांकेतिक मुद्रा चलाई, वो सांकेतिक मुद्रा पर ना तो उसने सरकारी नियंत्रण रखा और ना ही उसके द्वारा इसमें कोई इस प्रकार की मुद्रा को स्पेसिफाई किया गया कि आम व्यक्ति उस मुद्रा को बनाने की कोशिश ना कर सके, जिसका नतीजा यह निकला कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय की आर्थिक स्थिति और अधिक कमज़ोर हो गई। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की गई या जो नव प्रवर्तन किया गया, नया प्रयोग उसके द्वारा किया गया, यह प्रयोग भी उसका अन्य प्रयोगों के भांति असफल सिद्ध हुआ। इसी प्रकार खुरासान और कराचील पर जो अभियान किए गए, मोहम्मद बिन तुगलक विदेशों पर भी, विदेशी राज्यों पर भी अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। इसके चलते उसने खुरासान और कराचील पर आक्रमण किए। लेकिन साम्राज्य विस्तार करना गलत नहीं था, लेकिन जिस मौसम में भारत की जलवायु और खुरासान और कराचील की जलवायु में दिन रात का फर्क था, नतीजा ये रहा कि सर्दी के मौसम में एक बड़ी विशाल सेना के साथ मोहम्मद बिन तुगलक गया दोनों जगह पर। हालांकि दोनों जगह पर उसे सफलता प्राप्त हुई, किंतु उसकी सेना के एक बड़े भाग का नुकसान और आर्थिक नुकसान मोहम्मद बिन तुगलक को भुगतना पड़ा, जिसके कारण ही मोहम्मद बिन तुगलक को ये कहा जाता है कि वह एक स्वप्न दृष्टा था, योजनाएं बनाता था, लेकिन उनके योजनाओं के क्रियान्वयन की भूमिका जो मोहम्मद बिन तुगलक की थी वो अत्यंत कमज़ोर सिद्ध हुई, जिसकी वजह से उसके द्वारा किए गए समस्त नवीन प्रयोग असफल हुए और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल या स्वप्न दृष्टा शासक के रूप में इतिहास में जाना जाता है।